चलो, तो बेटा बेसिकली जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ों को हम आगे ले जाएंगे। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी तरीके के बिजनेसेस होते हैं उनको हम तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला जो है प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, दूसरा जो है वो पब्लिक सेक्टर बिजनेस, और तीसरा जो है जो 3P मॉडल पे चलता है जिसमें प्राइवेट पब्लिक दोनों की पार्टनरशिप होती है। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस हमने क्या बोला था, जिसके कुछ ओनर्स जो हों वो प्राइवेट सेक्टर से अगर बिलोंग करते हैं तो उसको हमने बोला था प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। और अगर उसके ओनर गवर्नमेंट या होल पब्लिक है तो उसको हमने बोला था पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस, जैसे कि रेलवेज हो गया। और 3P मॉडल जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, 3P मॉडल, जैसे कि दिल्ली रेलवे है ना, दिल्ली मेट्रो जैसे है वो 3P मॉडल पर काम करती है। मतलब दिल्ली मेट्रो के जो ओनर है वो गवर्नमेंट है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है, जो उसको चलाता है, वो कौन चलाता है बेटा, प्राइवेट सेक्टर चलाता है। तो बेसिकली तीन तरीके के बिजनेसेस होते हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो। इस चैप्टर में हमने जो फोकस किया था वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस पे फोकस किया था। तो जितने भी बिजनेसेस हैं दुनिया में जिसके प्राइवेट ओनरशिप है उसको बेसिकली हमने जो कैटेगराइज किया था वो 5 तरीके से कैटेगराइज किया था। सबसे पहला किया था सोल प्रोप्राइटर, दूसरा किया था पार्टनरशिप, तीसरा किया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना, और चौथा जो किया था वो किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी, और पांचवा और आखिरी किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कल हमने पढ़ लिया था वो पोर्शन सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का पढ़ लिया था। तो बेसिकली अगर हम कल का थोड़ा सा रिवीजन करें तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब सीधी सी बात में हम बोलें तो सोल प्रोप्राइटर ऐसा बिजनेस जिसका सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो ऐसा बिजनेस जिसका सिंगल ओनर हो उस बिजनेस को हमने क्या बोला था बेटा, क्या बोला था, सोल प्रोप्राइटर, है ना। उसके बाद इसको हमने कल डिटेल में पढ़ा था व्हाट डू मीन बाय बिजनेस, और तीन तरीके के बिजनेस होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर, या जिसको हमने 3P मॉडल भी बोला। फिर जैसे प्राइवेट सेक्टर जिसके ओनर प्राइवेट लोग हों या हम और आप हों, कोई कुछ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स अगर ओनर होते तो उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। जिसकी ओनर गवर्नमेंट है, पूरी पब्लिक है, पूरी इंडिया है, उसको हमने क्या बोला था, पब्लिक सेक्टर, जैसे कि रेलवे, है ना, गेल, भेल, है ना, सेल, ये जितनी भी BORL, ये सारी जो कंपनीज हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसकी ओनर गवर्नमेंट है। फिर आ जाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब हमारे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जब मिलकर काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, या इसको हम 3P मॉडल भी बोलते हैं। क्योंकि जनरली ऐसे मॉडल्स जिसको जिसको अकेले ना ही गवर्नमेंट चला सकती है ना ही मान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर चला सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 3P मॉडल्स। मतलब हमें उस बिजनेसेस को चाहिए भी है और बिजनेस में प्रॉफिट भी नहीं है। जैसे जस्ट एक एन एग्जांपल, हाईवेज में टोल टैक्स इतना ज़्यादा नहीं आता है ना, कि लोग प्राइवेट सेक्टर्स में इंटरेस्टेड हो, लेकिन सरकार को हाईवेज चाहिए तो सरकार क्या करती है, ज्वाइंट सेक्टर में क्या करती है, उनको हाईवेज को बनवाती है ना। तो सरकार कहती है कि चलो ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ हम कर देंगे, कुछ आप कर दीजिएगा, उस हाईवे का मेंटेनेंस करते रहिएगा आप, है ना, और उससे जो टोल टैक्स है उससे मेंटेनेंस करना, आपका प्रॉफिट भी निकलेगा और हमारी जो मेन मोटिव है सरकार चलाना, है ना, देश चलाना, तो वो भी चलता रहेगा। तो ऐसे बिजनेसेस जनरली हाईवेज हो गए, दिल्ली मेट्रो हो गए, है ना, इवन अब तो इंडियन रेलवेज भी कहीं ना कहीं इस सेक्टर में आता जा रहा है प्राइवेटाइजेशन में। अब आ जाते हैं, बेसिकली इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो बिजनेस इंटरप्राइजेज जो थे वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर को 3P बोला था, है ना। प्राइवेट सेक्टर में 5 बिजनेसेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। पहला था सोल प्रोप्राइटर, जो कि हमने कल पढ़ लिया था, ऐसा बिजनेस ओनर जिसका सिंगल ओनर हो उसको हमने बोला था सोल प्रोप्राइटर। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जनरली ऐसे बिजनेसेस जो कि फैमिली वाइज चलते आते हैं। मतलब जैसे जस्ट एक एन एग्जांपल, मेरे पेरेंट्स ने बिज़नेस किया, अब वो चाहें तो वो मेरे को शिफ्ट करेंगे वो बिज़नेस, है ना, मतलब मेरे पेरेंट्स भी उसके ओनर रहेंगे और मैं भी उसका ओनर रहूँगा, है ना। तो ऐसे बिजनेसेस को जनरली जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस। फिर आते हैं पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर, इनको पूरा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ कि है क्या इस पूरे चैप्टर में। तो पार्टनरशिप क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 का
है ना, उसमें लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हालांकि अभी ध्यान नहीं दो इसको, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसकी चीज़ों को सुनेंगे। फिर आ जाते कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो कि जनरली प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं करते, वो लोग सारे लोगों का वेलफेयर के मोटिव से काम करते हैं, मतलब उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको फ़ायदा मिले, तो ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कोऑपरेटिव सोसाइटी। और लास्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी तो सबको पता है, तो जो कंपनी है उसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, है ना। जनरली जिनको बहुत पैसे चाहिए होते हैं, बहुत ओनर होते हैं, तो उन बिजनेसेस को हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर। तो चलो, तो कल हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ ली थी। तो सबसे पहले हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर पढ़ लिया था। तो ऐसा बिजनेस जिसका ओनर जो होता है वो सिंगल होता है। सोल का मतलब अभी बताया मैंने, कल बताया था सिंगल, और प्रोप्राइटर का मतलब क्या बताया था भाई, प्रोप्राइटर का मतलब क्या बताया था, ओनर। तो ऐसा बिजनेस जिसका सिंगल ओनर होता है उसको हमने क्या बोला था, सोल प्रोप्राइटर। तो बेसिकली अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें, ऐसा बिजनेस जो कि मैनेज, कंट्रोल, फाइनेंस, प्रॉफिट सारा ही एक जना करता है, वन मैन आर्मी, है ना। तो उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। जैसे ये होता है ना मेरी जंग, वन मैन आर्मी, है ना। दूसरी चीज़, इस बिज़नेस के अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले सिंगल ओनरशिप, मतलब इस बिज़नेस की जो ओनरशिप होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए होगी, और सारा जो बिज़नेस ओन करेगा, जो भी उसके एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ होंगे, वो सारे के सारे किसके होंगे, एक ही पर्सन के होंगे। दूसरी चीज़, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। जाहिर सी बात है सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में रिस्क भी वही लेता है और रिवॉर्ड भी वही लेता है, प्रोप्राइटर जिसको हम बोलते हैं ओनर। फिर आ जाते हैं नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड है, इसको तुम थोड़ा सा अगर डिटेल में समझोगे तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये वर्ड आगे चल के बहुत आएगा, पूरी बिजनेस में भी आएगा और 12th क्लास के अकाउंट्स में भी आएगा, है ना। इवन जहाँ जहाँ कंपनी का नाम आएगा वहाँ वहाँ ये आएगा, या जहाँ जहाँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आएगा वहीं वहीं आएगा ये। तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अब सब लीगल एंटिटी समझ लो। देखो क्या होता है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको लॉ में अलग ट्रीट करते हैं, लॉ में अलग ट्रीट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कंपनी की बात करते हैं, तो जैसे मान लो एक कंपनी की बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस का जो ओनर है मान लो अंबानी, है ना, और रिलायंस एक अपने आप में कंपनी है ना। जो रिलायंस है वो अपने आप में एक क्या है, कंपनी है। तो इस कंडीशन में अगर मान लो रिलायंस ने मेरे से कुछ गलत किया, तो मैं केस कभी भी अंबानी पे नहीं करूँगा। किस पे करूँगा, रिलायंस पे करूँगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब रिलायंस एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड करी है लॉ ने। रिलायंस एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट करी है ना। तो मतलब लॉ में जैसे कि हम अंबानी को एक इंसान ट्रीट करेंगे, वैसे ही रिलायंस को भी एक इंसान ही ट्रीट करेंगे। तो अगर ऐसा बिजनेस में है कि मतलब हम ओनर को पूरा अलग ट्रीट करेंगे और बिजनेस को पूरा अलग ट्रीट करेंगे, और अगर बिजनेस ने कुछ गलती करी तो ओनर उसका कोई लेना देना नहीं होगा, हम सिर्फ केस किस पर करेंगे, बिजनेस पर करेंगे। अगर ऐसा है तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन अगर ओनर और बिजनेस एक ही हैं, मतलब अगर मेरे को रिलायंस पे केस करना है तो चाहे तो मैं अंबानी पे भी केस कर सकता हूं, क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग अलग नहीं है मान लो, तो इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो याद रखना, है ना, जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि नहीं होती, नहीं होती। मतलब जैसे मान लो अगर राजू चाय वाले ने कोई दुकान खोली है, राजू चाय वाले ने अगर कोई दुकान खोली है और अगर हमसे चाय वाले की दुकान ने हमसे पैसे लिए, तो हम चाहें तो राजू के ऊपर भी केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजू की चाय वाले की दुकान और राजू अलग अलग नहीं है। मतलब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। लेकिन जो कंपनी होती है, जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, अंबानी की कंपनी है रिलायंस, तो अगर रिलायंस ने मेरे साथ कुछ फ्रॉड किया, रिलायंस मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो कोर्ट में मैं अंबानी के ऊपर केस नहीं कर सकता। मैं किसके ऊपर केस करूंगा बेटा, रिलायंस के ऊपर। क्लियर? तो क्यों? क्योंकि कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन
लेकिन सोल प्रोप्राइटर में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटर में ओनर और बिजनेस एक ही यूनिट मानी जाती है, लेकिन कंपनी में क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लॉ में हम ओनर और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट करते हैं। चलो क्लियर। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, सिंपल सा लॉजिक है। हम अगर देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर है, जैसे बिजनेस चलाना है वो अपने हिसाब से फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन रहता है, जैसा जो डिसीजन लेना है जो करना है वो कर सकता है ना। देखो जैसे ये कह रहा है ना, मैं अपने पापा अपने पसंद की बहू लाऊंगा, है ना, मतलब उसको फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है ना। क्लियर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, कल भी बताया था, थोड़ा सा और बता देता हूँ डिटेल में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, मान लो आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और बिजनेस को किसी भी रीज़न की वजह से 15 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो ये जो 5 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा अगर आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी देना होगा तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही लॉस हो सकता है जितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मान लो 10 लाख रुपए, तो आपकी कौन सी लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने को मैक्सिमम लॉस उतना ही हो सकता है जितना कि आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ना। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस को जितना भी लॉस होगा, चाहे आपने उतने पैसे इन्वेस्ट करे हैं चाहे नहीं करें, आपको पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी बिजनेस की लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब बात करें तो सिर्फ आपको मैक्सिमम उस एक्सटेंट तक ही लॉस हो सकता है जितना कि आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ना। तो सोल प्रोप्राइटर में कौन सी लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर। चलो, और सोल प्रोप्राइटर का ये है वन मैन कंट्रोल, पूरे बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है बेटा, कौन करता है, वन मैन, और वही प्रोप्राइटर होता है। क्लियर। फिर आ जाते हैं जनरली ये जो बिजनेसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक पर्सन सारे काम कर ही नहीं सकता। अगर वही रिक्रूट करेगा, वही मैनेजमेंट संभालेगा, वही पैसे लगाएगा, तो एक पर्सन के पास कितने ही पैसे होंगे जो अपने बिजनेसेस में लगाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो इनके जो जनरली जितने भी बिजनेसेस होते हैं सोल प्रोप्राइटर में, जनरली 99% जो बिजनेसेस सोल प्रोप्राइटर में होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, छोटे छोटे ही बिजनेस होते हैं। छोटे किराने की दुकान, कपड़ों की दुकान, ये सारे सोल प्रोप्राइटर्स में होती है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर सबसे आसान होता है, इसको फॉर्म करना भी बहुत आसान है, सब कुछ आसान है ना। संदीप माहेश्वरी के बहुत सारे लोग फ़ैन होते हैं, है ना। तो सब कुछ आसान है। ये उसका बहुत सेमिनार का लास्ट चेंजिंग सेमिनार आया था संदीप माहेश्वरी का, तो उसमें उन्होंने बोला था सब कुछ आसान है ना। कायदे से वो देखना, बहुत 2 घंटे का वो सेमिनार है, बहुत अच्छा सेमिनार है ना। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर सिंपल सा लॉजिक है, इसको कुछ नहीं करना। आपके पास पैसे, आप जाओ दुकान खरीदो, दुकान खोलो और चालू हो गया, है ना। आपका मन नहीं कर रहा, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, कुछ नहीं, दुकान की शटर लगाओ, ताले लगाओ, जिससे रेंट पे दुकान ली थी वापस कर दो, है ना, तो आपका क्लोजर हो गया। तो इसको फॉर्म करना भी बहुत आसान है, इसको डिसॉल्यूशन करना भी बहुत आसान है ना। डिसॉल्यूशन बोलते हैं इसको, जब हम बिजनेस को ख़त्म करते हैं ना तो इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन, है ना। नमक में, मान ले पानी में नमक डिसॉल्व हो गया मतलब ख़त्म हो गया, है ना। तो इसका फॉर्मेशन और लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, क्योंकि एक ही सिंगल ओनर होता है, तो जैसे ही वो हमारे भगवान को प्यारे होते हैं तो उनका बिजनेस भी भगवान को प्यारा हो जाता है। इसका मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं रहती। अगर ओनर मर गया तो बिजनेस भी ख़त्म, लेकिन अगर अंबानी मर गया तो रिलायंस चलता रहेगा, मतलब उसमें बिजनेस कंटिन्यूटी चलती रहेगी। अच्छा, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, अगर ओनर के जाने के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू होता रहता है ना, तो उस वर्ड को एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, है ना। अगर ओनर मर गया, मान लेते हो ओनर डाइड हो गया, अगर ओनर भगवान को प्यारा हो गया, तो उसके बाद भी बिजनेस अगर चलता रह रहा है ना तो उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। तो जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, लेकिन जस्ट एग्जांपल कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्लियर। चलो,
तो इसके मेरिट्स तो हमने कल पढ़ ही लिए थे, ये बहुत आसान है बनाना, है ना। इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, मतलब आपने जितना ज़्यादा काम किया पूरा का पूरा पैसा आपको, जितना प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा आपका होगा, आपको किसी से भी शेयर नहीं करना। ये क्योंकि वन मैन कंट्रोल होता है तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना। और सारा का सारा प्रॉफिट आपका रहता है, सारे डिसीजंस आपके सोलली रहते हैं, है ना। किसी का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। फिर आ जाते हैं, ये जो है क्योंकि सारे डिसीजंस आपको लेने, सारी इन्फॉर्मेशन सब आपके पास होगी, तो जनरली इस बिजनेसेस में हम क्या रख सकते हैं, सीक्रेट रख सकते हैं, है ना। और इंडिपेंडेंट कंट्रोल, सारा बिजनेस हमारे कंट्रोल में रहता है, हम किसी के बिना बोले भी हम बिजनेस चला सकते हैं, किसी से हमें डिसीजंस सजेशंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पर्सनल टच, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, एडवांटेज था सोल प्रोप्राइटर का। सिर्फ सोल प्रोप्राइटर ही एक ऐसा बिजनेस है जहां हम पर्सनल टच, जैसे मान लो हम राजू चाय वाले के यहाँ चाय पीने जाते हैं तो राजू वहाँ का ओनर है ना। तो राजू हमें बहुत अच्छे से जानता है ना। और वो हमें हाँ हमारे हिसाब से पर्सनलाइज चीज़ें भी करता है ना। तो जो राजू है हमारा उसका ओनर से पर्सनल टच है ना। और लेकिन हम अंबानी का जियो यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अंबानी से कोई पर्सनल टच नहीं है ना। तो इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल टच का, है ना। तो सोल प्रोप्राइटर में पर्सनल टच होता है, बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं उनमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जनरली नहीं होता, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में होता ही है, ये भी एक उसका एडवांटेज है ना। अब आ जाते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, सुटेबल फॉर स्मॉल ऑपरेशन, मतलब अगर छोटा सा बिजनेस है तो आप कर सकते हो, जाहिर सी बात है एक पर्सन कितना ही बड़ा बिजनेस खोल लेगा। तो अगर आपको छोटा सा बिजनेस खोलना है तो सोल प्रोप्राइटर आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो एक पर्सन उसको संभाल नहीं सकता है, ग्राउंड रियलिटी है। तो इसीलिए आपको दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सेंस ऑफ अकोमोडेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, मुझे अपनेपन की भावना होती है ना। तो अपनेपन की भावना होती है अपने बिजनेस में। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक बहुत फेमस डायलॉग है, मैं करोड़ों की नौकरी ना करके, है ना, छुट्टों का धंधा करूँगा, है ना, मतलब सस्ता धंधा कर लूँगा, लेकिन कम से कम वो हमारा ही तो होगा। तो ये मुझे लगता है जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसमें मुझे लगता है कि अरे ये तो मेरा ही बिजनेस है, मुझे ही मेहनत करनी है, ये सारी चीज़ें मेरी है ना। तो क्लियर, तो मतलब इसमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है और लगता है कि हम किसी और के लिए काम नहीं करते, हम अपना ये हमारा और खुद का ही बिजनेस है। जाहिर सी बात है, एवरीथिंग कम्स विद अ डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज, लिमिटेड रिसोर्सेस। जाहिर सी बात है, इसको बहुत छोटे में ऑपरेशन किया जा सकता है और एक जने के पास कितने ही पैसे होगा जो अपने बिजनेस में लगाएगा, है ना। तो एक जना बिजनेस में पैसा लगाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत लिमिटेड पैसा लगा सकता है। तो जो रिसोर्सेज रहते हैं उसमें जनरली क्या रहता है बेटा, बहुत लिमिटेड रहते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, कि अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो कितना भी लॉस क्यों ना हो, सारा मुझे अपनी जेब से भर के देना पड़ेगा। जो हमारी लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। फिर क्योंकि एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, तो ज़रूरी है 100% है ऐसा कि उसके पास मैनेजरियल स्किल्स पूरी हो ही नहीं सकती। हो सकता वो सेल्स में अच्छा प्रोडक्शन में ख़राब हो सकता वो प्रोडक्शन में अच्छा हो, मार्केटिंग में ख़राब हो सकता है वो मार्केटिंग में अच्छा, ह्यूमन रिलेशनशिप में ख़राब है ना। तो कहीं ना कहीं तो वो ख़राब होगा ही, है ना। हो सकता है वो टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली ना हो। तो एक जना ऑलराउंडर हो ही नहीं सकता, मतलब हर चीज़ में एक्सपर्ट तो हो ही नहीं सकता। तो जो मैनेजरल स्किल्स हैं वो जनरली बहुत कम होती हैं सोल प्रोप्राइटर पर्सन के पास। क्लियर, क्योंकि एक ही जने को, और जाहिर सी बात है एक जना बहुत एक्सपेंड नहीं कर सकता अपने बिजनेस को। और जायज़ सी बात है, अगर क्योंकि ये परपेचुअल सक्सेशन नहीं है तो जो इसकी बिज़नेस की जो लाइफ रहती है बहुत कम रहती। अगर ओनर गया तो बिज़नेस भी उसके साथ साथ चला गया, स्वाहा हो गया ना। चलो, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पार्टनरशिप की बात करें। तो जायज़ सी बात है, अब हम देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारी क्या है डिसएडवांटेज हैं। जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब मुझे और रिसोर्सेज चाहिए तो एक और पार्टनर को बुला लो, मतलब एक और जने को बुला लो जिसके पास रिसोर्सेज हो, पैसा हो। जैसे मेरे पास दिमाग है, अगर पैसे नहीं है, या पैसे हैं दिमाग नहीं है, तो भी मैं बिज़नेस नहीं कर सकता। तो मान लो मेरे पास बहुत अच्छा दिमाग है लेकिन मेरे फ्रेंड के पास मेरे पास पैसे है, तो अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो उसी बिजनेस मतलब उसी फॉर्म बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर क्या करें, बिजनेस को स्टार्ट करें, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट में ये जो एक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, पार्टनरशिप एक्ट 1932,
अच्छा, एक और अच्छे से समझना, एक्चुअल में इसका जो पूरा पूरा जो मान लेते हैं एक्ट का नाम है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इसका पूरा नाम है। अब जो कंपनीज एक्ट अभी लागू है वो है कंपनीज एक्ट 2013, है ना। जो अभी कंपनीज एक्ट है वो 2013 है। देखो, अगर तुम एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करोगे ना, जैसे मान लो इस अभी हमारे एक और एक्ट चलता है कॉमर्स में, बहुत फेमस एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932, ओ सॉरी 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना। एक और एक्ट है कंज्यूमर एक्ट 2019, है ना। तुम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, ये जो एक्ट है इसके आगे इंडियन वर्ड लगा हुआ है, देखो 1932 से पहले भी 1872, है ना। और ये है यहाँ पर इंडियन वर्ड नहीं लगा हुआ है ना। तो देखो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, क्योंकि क्या बहुत MCQ में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लेते हैं पार्टनरशिप जो है वो किस एक्ट के अंदर आती है, जस्ट एग्जांपल। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला दिया हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दूसरा दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन वर्ड नहीं लगा हुआ है। तीसरा दिया हुआ चलो पार्टनरशिप एक्ट 2013, और चौथा दिया हुआ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013। तो तुम्हें ये तो याद रहता है कि 1932 लास्ट में, तुम्हें ये भी याद रहता है कि पार्टनरशिप एक्ट है और 1932 है। अब प्रॉब्लम कहाँ जाती है यहाँ, कि सर उसमें इंडियन वर्ड लगा था कि नहीं लगा था। मतलब मुझे याद तो है 1932 है, मुझे ये भी याद है कि पार्टनरशिप एक्ट है, ये भी याद है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है या सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो याद रखना, हम आज़ाद हुए थे 1947। इससे पहले जितने भी एक्ट हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए थे इंडिया के लिए। बहुत अच्छे से समझना, बहुत रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें लाया हूँ, हाँ। इंडिया के लिए 1947 से पहले जितने भी एक्ट पास हुए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के लिए पास हुए, इसीलिए 47 से पहले जितने भी एक्ट पास हुए उसके आगे इंडियन वर्ड मिलेगा तुम्हें। जैसे ये 1872 1947 से पहले का है तो इसके आगे इंडियन वर्ड लगा होगा। 1932 1947 से पहले का है तो कहाँ है भाई, इंडियन वर्ड लगा होगा। तो ये सारे एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए, किसके लिए, इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए, इसीलिए इंडियन वर्ड लगा होगा। लेकिन ये कंपनीज एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में ही पास हुआ, किसके लिए पास हुआ, इंडिया के लिए ही पास हुआ, इसीलिए इसमें इंडियन का कोई वर्ड नहीं लगा होगा। ऐसे कंज्यूमर एक्ट 2019 ये जो पास हुआ वो इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ और इंडिया के लिए पास हुआ, इसीलिए डायरेक्ट कंज्यूमर एक्ट 1932। क्लियर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर। तो अब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, अब कंफ्यूज तो नहीं होगे कि अगर इंडियन वर्ड लगा है, मतलब अगर 1947 से पहले अगर कोई एक्ट दिया हुआ है टाइम से पहले, 1947 से पहले, तो उसके आगे इंडियन वर्ड लगा होगा। लेकिन अगर 1947 के बाद जितने भी एक्ट हैं, क्योंकि वो इंडिया में ही पास हुए, इंडियन के लिए पास हुए हैं, तो इसीलिए उसमें कोई भी इंडियन वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो इतना बात क्लियर, बोलो। एक सेकंड।